जी स्क्रीन हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ये हो रही है। चलें जी। आर्टिकल 37 कन्फेशन। कन्फेशन में भी वही डेफिनेशन है आपकी कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज कन्फेशन। ठीक है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज कन्फेशन। कन्फेशन की दो और भी टर्म्स हैं। ठीक है, एक होता है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक होती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जैसे कि वो मुल्जिम जो जो बयान दे रहा होता है वो खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक हो गया, जैसे कि मैंने कोई जुर्म किया, मैंने कहना है कि मैंने भी मेरे साथ ABCD वो भी थे। ठीक हो गया, ये हो गया इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, मतलब खुद को भी इंक्लूड कर रहा है वो पर्सन। ठीक हो गया, आगे दूसरी है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ये है कि जिसमें वो जो पर्सन है वो दूसरों को लगा रहा है इल्जाम, खुद को नहीं लगा रहा, दूसरों को इल्जाम लगा रहा है। ठीक है, जैसे मैं आके कोई स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने तो नहीं कुछ किया, वो 4 पर्सन थे उन्होंने मतलब ऑफेंस किया है। ये है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है? कहता है कन्फेशन caused by inducement, threat or promise। inducement, threat, promise when irrelevant in criminal proceeding। अब वो सिंपली कह रहा है कि अगर आपका कन्फेशन है, ठीक है, जिसमें इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है या प्रॉमिस है, वो कन्फेशन नहीं होगा, वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा, वो कन्फेशन इरेलीवेंट होगा। ठीक हो गया, थ्रेड मतलब और आप उसको किसी कोई थ्रेड करते हैं, कोई उसको आप फायर की दे, मतलब कहते हैं कि आपने जाके अपना करना है, मतलब कन्फेशन करना है, नहीं तो मैं आपको फायर मार दूंगा। ये थ्रेड है। ठीक है, जैसे कि जो पुलिस करती है, पुलिस जाके वो कहती है कि हाँ जी कन्फेशन करना है या तेनों लम्बे पाई है। ठीक हो गया, या दूसरा इंड्यूसमेंट, उसको इंड्यूस किया जाता है, उसको कोई मतलब ऐसी चीजें मतलब बताई जाती है कि आप लाजमी उसको मजबूर किया जाता है कि आप लाजमी ये काम करें। ठीक हो गया, ये इंड्यूसमेंट आपका उसमें अबैटमेंट में भी आता है। ठीक है, तीसरी चीज है आपकी प्रॉमिस, कि उसको कोई भी प्रॉमिस कर दें कि या आप कन्फेशन करो, आपके साथ ये कर लेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें अगर कन्फेशन में है तो वो कन्फेशन कन्फेशन नहीं होगा। ठीक हो गया, अब इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। कहता है एक कन्फेशन मेड बाय अक्यूज पर्सन इज इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग अ कन्फेशन appear to court to have been caused by any inducement, threat or promise। inducement, threat और promise। अब देखें, अब किसी के पास मतलब किसी ने 164 के बयान करवाए होंगे, आप में से प्रैक्टिसिंग वकील भी होंगे जिन्होंने 164 के बयान करवाए हैं, 164 के, 164 के बयान मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। ठीक हो गया, अच्छा 164 भी दो चीज़ों पे डिवाइड, और उसमें दो चीज़ें हैं 164 की स्टेटमेंट में, एक है स्टेटमेंट, एक है आपकी कन्फेशन। कन्फेशन एक्यूज करता है, स्टेटमेंट कोई विटनेस देता है। ठीक हो गया, जब भी 164 की स्टेटमेंट या कन्फेशन को मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो वो तीन क्वेश्चन पूछता है, अब करता है, अब वो जो पर्सन डिपोज कर रहा है उससे तीन क्वेश्चन करता है कि एक तो है कि आपको किसी ने बाउंड नहीं किया। ठीक है, आप बाउंड नहीं है स्टेटमेंट देने के। ठीक है, आपको किसी ने थ्रेड तो नहीं किया, आप बाउंड नहीं है स्टेटमेंट देने के। अगर फिर भी आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है, ये कन्फेशन आपके अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। ये तीन क्वेश्चन करके फिर वो थोड़ा ब्रेक देता है। ठीक है, वैसे ऑर्डर में लिख देते हैं कि आधे घंटे के ब्रेक के बाद मैंने दोबारा यही क्वेश्चन किए, उसके बाद भी एक मेमो तैयार करता है, मेमोरेंडम तैयार करता है, जिसमें वो बताता है कि मैं अब सेटिस्फाई हूँ, वो मुझे स्टेट लिखता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि जो ये एक्यूज ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, विटनेस या जो कन्फेशन कर रहा है एक्यूज, वो बिला
मतलब बिला किसी जबर के, बिला किसी ज़बरदस्ती के, बगैर बगैर किसी प्रॉमिस के कर रहा है, वो अपनी आज़ाद मर्जी से कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। ठीक हो गया। इसको ये 164 में डिटेल के साथ बताया गया है। ठीक हो गया। आगे 164 और 364 जो है ना, वो प्रोसीजर है। 164 में बताते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। 364 में सीआरपीसी उसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि having preference to charge against the accused person proceeding from person in authority and sufficient in opinion of court to give the accused grounds which appear to him reasonable for supposing that by making it would gain any advantage or avoid evil of temporal nature in a reference to proceeding against him। ठीक हो गया। उसके बाद कोर्ट ने देखना, ये भी देखना है कि कोर्ट ने देखना है और समझना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या ये इसको गेन या मतलब कोई एडवांटेज दे रही है, ये कोई गेन दे रही है, या किसी ये मतलब किसी गुनाह से या किसी गुनाह से बचने के लिए ये वक्ती तौर पर ये बयान दे रहा है। ये कोर्ट ने सारा कुछ देखना होता है। ठीक हो गया। जैसे अब जो मजिस्ट्रेट है, अब मजिस्ट्रियल ट्रायल है, वो है आपका 241 से लेके आगे 250 तक आपका मजिस्ट्रेट ट्रायल है। इस तरह सेशन ट्रायल है 265 ए से लेके 265 एन तक। दो सेशन मजिस्ट्रियल ट्रायल में अगर कोई कन्फेशन कर देता है ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मुलजिम, तो मुलजिम का जो बयान है वो रिकॉर्ड करके उसको जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ थोड़ा लीनियंट व्यू अपना के कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देती है, सजा दे देती है। जबकि ऐसा सेशन कोर्ट में नहीं है। सेशन कोर्ट के में आगे कोई पर्सन कन्फेशन करता है तो फिर भी कोर्ट ने देखना होता है कि या ये बंदा जो है, कोर्ट ने देखना है कि ये अपने आप को कोई एडवांटेज तो नहीं दे रहा, कोई अपना गेन तो नहीं ले रहा है इस जो स्टेटमेंट है। ठीक है, या ये किसी मतलब और किसी फैंस से बचने के लिए, किसी और को बचाने के लिए तो ये को सब कुछ नहीं कर रहा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने खुद फेस किया, मैंने खुद देखा है, मैंने ट्रायल किया 302 का। ठीक है, 302 के ट्रायल में दो भाइयों ने मिल के, ठीक है, एक एक पर्सन जो की डेथ की है और दूसरा मतलब एक अपनी बीवी की, मतलब दोनों भाइयों ने हमला किया है एक घर में जिसमें एक भाई की बीवी थी और एक भाई की बीवी के मामू थे। बीवी के मामू की डेथ हो गई और उसकी जो बीवी है उसको भी पेट में छुरे लगे थे, जो उसकी वो अब्डोमेन है वो भी वो ज़ायल हो गई थी। अब जिसने जो मतलब शोहर था, जो उसका हस्बैंड था, वो अपने भाई को बचाने के लिए कोर्ट में आके चार्ज फ्रेम के दौरान उसने आके कहा कि ये सारा कुछ मैंने किया है। उसका नाम था जमील। जमील कहता है कि मैंने किया है। जो वो ज़हीर है, ज़हीर उस वक़्त कुएँ में भी नहीं था। ठीक हो गया? अब उसके कन्फेशन पे भी कोर्ट ने उसको मतलब कन्विक्ट नहीं किया। उसके कन्फेशन के बावजूद कोर्ट ने उसका ट्रायल किया और उसके भाई को भी कोर्ट ने बुलाया। उसको भी मतलब कोर्ट ने प्रोसीड किया है। ये चीज़ कोर्ट ने देखना था कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है आया कि ये अपने आप को गे अब वो जो स्टेटमेंट दे रहा था जमील, वो अपने भाई को सेव कर रहा था। वो कह रहा था चलें जी, मैं तो हूँ, भाई परेशान ना हो, भाई थोड़ा सेटल हो जाए। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें कोर्ट ने देखनी होती है। सिंपल इसका मैं ये बताऊँ कि एक तो है कि आपका 337 में यही कहा गया कि कन्फेशन जो होगा आपकी आज़ाद मर्ज़ी से होगा। अगर कन्फेशन में इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, तो ये सारा आपका इर्रेलेवेंट होगा। ठीक हो गया? ये सारा इर्रेलेवेंट होगा। अगर मतलब कन्फेशन में इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस आ जाता है, तो वो कन्फेशन कोर्ट के फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। वो कन्फेशन कोर्ट कन्फेशन उसको समझेगी ही नहीं। वो कन्फेशन ही नहीं होगा। ठीक हो गया? ये है आपका 37 का बेसिक कंसेप्ट। ठीक हो गया? तो अब कोई एक पर्सन बता दे कि इसमें क्या बताया गया है। जी मुबशिरा साहबा।
चलें सर जी, वो आप बताएं, आप बताएं। 37 में सर 37 में सर एक एक्सेप्शन नहीं आ सकती। क्या जैसे कि चीज़? सर वो जैसे कि सर वो कोई भी क्राइम हुआ है तो नहीं पता चल रहा कि ये किस किस ने क्राइम किया है। पुलिस 10-12 बंदों को पकड़ लेती है, तो उसमें एक बंदा जो है वो कहता है कि ठीक है मैं विटनेस बनता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, लेकिन शर्त ये है कि फिर मुझे आप बरी कर देंगे। वो अकम्पलेस में ये की बात नहीं हो रही। ठीक है, अकम्पलेस जिसको अच्छा आप अच्छा वादा माफ गवाह कह रहे हैं। ठीक है, वादा गवाह माफ गवाह वो और चीज़ है। ठीक है, वादा माफ गवाह में ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। और कोई मतलब किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर अच्छा, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, उस वकास अली क्या समझ आया आपको? जी सर, 37 में ये बताया गया है कि अगर ऐसी कन्फेशन जिसमें इंड्यूसमेंट हो, थ्रेट हो या उसके साथ प्रॉमिस की गई हो, तो ऐसे जो है वो एडमिसिबल, मतलब नहीं, कन्फेशन मानी ही नहीं जाएगी। हम्म इंड्यूसमेंट में आपने बताया कि कोई बंदा किसी को मजबूर करता है तो वो इंड्यूसमेंट में आएगा। तो अगर बंदा किसी को थ्रेट करता है, जिस तरह पुलिस थ्रेट करती है हम्म किसी मुलजिम को, तो वो थ्रेट में आ जाए कि तुम ये कन्फेशन करो। या हम्म कोई बंदा उसे प्रॉमिस करता है कि तुम ये कन्फेशन दो और हम तुम्हें जो है वो रिहा करवा देंगे, चाहे पुलिस करे या कोई और बंदा, तो ऐसी कन्फेशन भी जो है वो एडमिसिबल नहीं है। हाँ जी, यही कुछ है। ठीक हो गया, यही कुछ है जी। ये मैडम नसरीन साहबा, आपको कोई आया समझ क्या कहता है ये 39? हाँ जी मैडम नसरीन साहबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आया समझ। आप बता रहे हैं कि तीन चीजें जो मेन थोड़ा है जो ऊंचा बोलें, आवाज़ कन्फेशन बिल्कुल आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। में कि अगर ये तीन चीजें। जी जी सर, आपको आ रही है? हाँ अब ठीक है, अब हेलो। जी जी अब ठीक है, अब बोलें। हेलो सर, आपको आवाज आ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। चलें, अब फिर आ गई हैं, उनका नेटवर्क का मसला हुआ है जी। मैडम नसरीन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। जी जी सर, हमारे इधर ना नेट का इशू है थोड़ा, इस वजह से सॉरी। चलें चलें, कोई नहीं। अब चलें, ये सेक्शन आर्टिकल तकरीबन आपको समझ आ जी, गया होगा। मैं आपको बता रही थी कि कन्फेशन में ना ये कि जो पहले तीन चीजें आपने मेन बताई है, तीन चीजें मेन ये है कि अगर उसमें थ्रेट है। जी जी बिल्कुल, आगे थैंक यू। चलें जी, आगे है जी 34, सॉरी 38। 38 में जो बताया गया है वो कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूव। ठीक है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूव्ड, कि अगर कन्फेशन पुलिस के आगे कन्फेशन होता है तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह आपने देखा है कि वो पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको बेगुनाह लेके आ जाती है पुलिस कि हाँ जी इसने ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, बेगुनाह लेके आ जाती है कि इसने मतलब गुनाह किया है, इसने कन्फेशन किया है, ये भी बात मानी, ये भी बात मानी है। उसको कोर्ट साइड पे रख देती है। उसकी पुलिस की जो फाइंडिंग है, पुलिस की फाइंडिंग कोर्ट पे भी बाइंडिंग नहीं होती। पुलिस की फाइंडिंग कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट की मर्जी है कि उसके पे रिलाई करे या ना करे। ठीक हो गया। अब कन्फेशन कहता है नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। अगर कोई अक्यूज किसी पुलिस को किसी पर्सन को कोई प्रूव करता है, मतलब देता है, पुलिस के आगे कोई बयान देता है, कोई कन्फेशन करता है, तो वो प्रूव नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। इसकी एक केस लाज के मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं। 38
एक कन्फेशन की जो एक स्टोरी बताई गई है एक केस लॉ में, ठीक है। उसमें यह था कि एक पर्सन को जिसने कोई ऑफेंस किया था, ठीक है, एक उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है। एक पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको लेके गई, पुलिस लेके गई थाने पे, ठीक हो गया। थाने पे लेके जा रही थी तो रास्ते में पुलिस ने वो गाड़ी उधर रोक दी और आगे मतलब जो है ना किसी और भी पुलिस वाले को मतलब किसी और भी मुलजिम को पकड़ना था, ठीक हो गया। अब वो मुलजिम जो बैठा था वो मुलजिम बाकी पुलिस वालों के साथ भी बैठा था, वैसे उसने आके सारा कुछ मुलजिम ने वही सारा कुछ बताने लग गया, ठीक हो गया। एक मतलब एक पुलिस वाला बैठा था, बाकी जो मेन जो चले गए थे दूसरे मुलजिम को पकड़ने के लिए चले गए थे, वहां पे वो मुलजिम ने सारी स्टोरी बता दी, ठीक है जी, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने अपनी बीवी की भी को भी जहर दे के मारा था, ठीक हो गया। ये सारी स्टोरी बता दी, वही जो पुलिस वाला है उसने अपने सीनियर को बता दी कि ये ऐसे उसने बयान किया, उन्होंने जाके उससे फिर दोबारा क्वेश्चन करके उसने जिमनी में लिख लिया। तो वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं मानी जाएगी, कुछ भी नहीं माना जाएगा, मतलब पुलिस को आगे जो भी मतलब उन्होंने बयान किया है, जैसी मर्जी सिचुएशन में पुलिस ने थ्रेड करके मरवाया मारा मतलब उसको मार के उससे कोई बयान करवाया हो या जैसे मर्जी हो, वो कन्फेशन कोई कन्फेशन नहीं होगा, ठीक हो गया। ये है आपका 34। सिंपली 38 यही कहता है कि पुलिस के आगे जो भी बयान देगा मुलजिम उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर हम्म सर ये पुलिस के अलावा अगर सर दूसरी फोर्सेस जैसे पकड़ती हैं वो एंटी भी नारकोटिक्स लॉ या फिर, इन्फोर्समेंट एजेंसीज में आ सर जाती हैं, एक क्वेश्चन कोई है यहाँ वैल्यू पर। नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो सर फिर ये जो पुलिस वो एफआईआर दर्ज कराती है और वो सारा चालान करती है, फिर वो जो मजिस्ट्रेट के पास पेश होता है, तो फिर उसकी क्या वैल्यू होती है? मैडम उस पे ना उससे कोर्ट ने देखना होता है कि हाँ जी मतलब कुछ उनको पुलिस कोर्ट को एक व्यू नजर आता है जी इस पे एलिगेशन क्या है। जैसे कि एक एफआईआर आ जाती है, एफआईआर से पता चल जाता है कि इस पे एलिगेशन क्या है। उसके बाद कोर्ट पुलिस जो है ना सॉरी तफ्तीश करती है, तफ्तीश करके एक चालान की एक रिपोर्ट की सूरत में देती है जिसको रिपोर्ट 173 की कहते हैं, ठीक है। और उस रिपोर्ट में सारा कुछ मतलब मेंशन होता है कि जैसे आप मतलब के अक्यूज पे क्या कहाँ कहाँ पे जाके बयान किया है। वो एक रिपोर्ट होती है कोर्ट की ओपिनियन, पुलिस की ओपिनियन होती है कि हाँ जी ये हमारे हमारे हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि ये पर्सन मुलजिम है, ठीक है। उसकी जो आप कह रहे हैं कि वैल्यू कोर्ट की नज़र में उसकी वैल्यू इतनी है कि वो बस उसकी कोर्ट के लिए कोई गाइडिंग लाइंस हैं, ठीक है। कोर्ट के लिए वो चीज़ है कि कोई रेलिवेंट मटेरियल है, ठीक है, बस। उसके अलावा मैं एक ना एक हमारा केस था 376 का, ठीक है। 376 का केस था कि स्टोरी ऐसी थी कि एक बीबी जो सियालकोट से आई यहाँ आके लाहौर रहने लग गई, लाहौर का इलाका है शादरा, वहाँ पे उस मैडम आप अपना मुजम्मिल साहब अपना माइक बंद कर दें, ठीक हो गया। तो मैं उसको आगे फिर हमारा लेक्चर बहुत डिटेल के साथ चला जाएगा। सिंपल मैडम जो आपका क्वेश्चन है ना वो बस आपके लिए कोर्ट के लिए ना वो गाइडिंग लाइंस होती हैं, वो रिपोर्ट जो है ना कोर्ट ने उसके साथ दे के और केस को आगे प्रोसीड करना होता है। बाकी एज सच कोर्ट की पुलिस की फाइंडिंग कोई वैल्यू नहीं रखती पुलिस के आगे, ठीक हो गया। सर एक एक क्वेश्चन मेरा भी है यहाँ पर। जी जी। सर सर जिस तरह के आज सोशल मीडिया का दौर है, को हम्म, व्हाट्सएप का को वीडियो बना लेता है, इस तरह को रिकॉर्ड कर लेता है उसकी पुलिस वाला ही उस हम्म, बंदे का, हम्म। तो वो कोर्ट में अगर वो इस तरह को पेश करे उसका कन्फेशन पुलिस करेगी तो कोई उस उसकी बंदे का। वैल्यू, पुलिस करेगी तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें वो भी आप देख रहे हैं ना कि वो देखना है कि लेकिन हमारे यहाँ तो सर प्रैक्टिकली तो हर चीज पुलिस ही करती है, तो ये कैसे हो सकता है सर? मैडम पुलिस ने एक रिपोर्ट देनी है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि पुलिस ने आगे चलान दे दिया, वो बस पुलिस का काम खत्म हो गया। आगे कोर्ट ने देखना है, कोर्ट ने उस पे चलान पे देख के भी आपको चार्ज लगाना है, ठीक है।
चार्ज लगाना है। चलान पे देख के भी कोर्ट की मर्जी है कि वो सपोज के 302 का एफआईआर हुई है, 302 की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, 302 में उनको मतलब बेगुनाह भी कर दिया, गुनाहगार भी कर दिया, और हो सकता है कोर्ट 302 की का चार्ज ही फ्रेम ना करे, कोर्ट 324 का चार्ज फ्रेम कर दे, अटेम्प्ट टू मर्डर का कर दे। यही एग्जांपल मैं आपको पहले भी मतलब थोड़ा समझाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा टाइम सेव करें, आगे चलें। इस तरह तो फिर एक लेक्चर पे आपका 1 घंटा लगेगा। मैं ना प्रैक्टिकली मतलब डेली मेरी प्रैक्टिस होती है, मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताने लग जाऊँ ना जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो वो एक लेक्चर पे मेरा ख्याल है एक सेक्शन पे एक लेक्चर कम होगा। तो मैं ज़्यादा इरेलीवेंसी पे जाता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि बस आप बेरक्त पढ़ ले, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था ना कि कोर्ट ने देखना है एक्यूज्ड की क्रिमिनल लायबिलिटी। क्या चीज? क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक हो गया। मैं आपको फिर वही एग्जांपल अब मुझे देना मतलब नागुज़ीर हो गया है कि एक 302 का केस चल रहा था, सॉरी 376 का। एक बीबी है जो कि सियालकोट से आके शादरा रहने लग गई, ठीक हो गया। और शादरा उसने एक दोस्त के साथ रहने लग गई, दोस्त के साथ उसने बस वो बीबी क्रिश्चियन थी, दूसरा वो मुसलमान था, तो उनके साथ अफेयर हुआ, बस वो इकट्ठे रहने लग गए और उनसे एक बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, ये बात है 2015 से 17 के दरमियान की, 18 के दरमियान की। ये 3 सालों में उनके दरमियान एक बच्चा पैदा हो गया। अब वो बच्चा जो है वो जो मुसलमान बंदा है वो ओन नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, अब बीबी ने आके एफआईआर करवा दी 302 की, ओ सॉरी 376 की, 376 और 380 साथ लगाई कि इसने मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स भी चोरी कर लिए हैं। ठीक है, अब वो बीबी गरीब थी, कोई उसका कोई करने वाला नहीं था, तो फिर वो एक दफ़ा हमारी सिटिंग पे आई, तो सीनियर ने कहा ये ऐसे ही है। तो बीबी कह रही थी कोई फीस वगैरह भी नहीं है, तो वो नहीं कर रहे थे। मैं क्या चले मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। मैंने वो केस विद आउट फ्री ऑफ कास्ट किया। अब वहाँ पे वो मसला ये आ गया कि जज साहब जो ना एक चालान भी आ गया, तो जज साहब कह रहे थे कि मैंने 376 नहीं लगाना, 376 नहीं बनता, ये बनता है 496 बी, वो है 496 बी फोर्निकेशन। मैंने कहा ये 376 बनता है, कहते जज साहब कहते नहीं। जज साहब एक दफ़ा मुझे पीछे रिटायरिंग रूम पे ले गए, वो वहाँ पे बिठा के उन्होंने बातें करने लगे कि नहीं वकील साहब, हमने देखना होता है, हमने ना एफआईआर देखनी है, ना हमने देखना है चलान, ना हमने देखना है कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स। हमने कोई भी हमें जहाँ से क्ल्यू मिलता है ना, हमने देखना है कि अक्यूज की क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनती है। अगर सपोज के ऑफेंस मतलब उन्होंने पुलिस ने एफआईआर कर दिया 380 की, वो जज साहब कह रहे थे कि हो सकता है हम इसको 406 में कन्विक्ट करें, या हो सकता है हम 406 का चार्ज फ्रेम करें। ठीक है, या इस तरह मतलब 406 का हम चार्ज फ्रेम करके भी हम इसको हो सकता है 380 में सजा दे दें। ठीक हो गया। तो हमने क्रिमिनल लायबिलिटी देखनी होती है। फिर भी मैंने असिस्ट किया काफ़ी सारा, वो मैंने फिर मैं एक चीज़ पे आ गया कि इसने ना वो जो अक्यूज था उसने इसको धोखाधड़ी के साथ वो उसने कहा था कि मैंने आपसे शादी करनी है, मैंने आपसे शादी करनी है। ठीक हो गया। बाद में उसको थ्रेड करने लगे। अब 375 है ना, उसका 3 पढ़ें। ठीक है, 375 में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो विदाउट कंसेंट और या नॉट विल, उसके बाद तीसरा आ जाता है कि थ्रेड। उसने वो थ्रेड में आता है कि उसने वो कहा कि आप मुझसे मतलब शादी करें, मतलब मेरे साथ ये करें, नहीं तो मैं आपको फलां कर दूंगा, फलां कर दूंगा। उसने एफआईआर में भी ये लिखवाया था कि उसने ये मुझे कहा था कि मेरे साथ आप ये ऐसा करती रहें, नहीं तो मैंने आपको जान से मरवा देना है। ठीक है, तो उस पे उन्होंने 376 की कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया था। बाद में 380 नहीं लगाई थी, सिर्फ 376 पे चार्ज फ्रेम कर दिया था। उसके बाद फिर हमने उसके बाद एक ही हफ्ते बाद कोर्ट ने ना बीबी की हुआ था मतलब चार्ज फ्रेम के बाद। अच्छा, पहली ही डेट पे कोर्ट ने सारे विटनेस जितने भी थे ना उनको उनके नॉन अवेलेबल वारंट्स भी इशू कर दिए। उसके बाद कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड की उस कंप्लेनेंट की, उसकी उस पर क्लास हुई। क्लास के दौरान उसने बहुत ज़्यादा बोंगियाँ मारी उस बीबी ने, ये इधर की उधर की, उधर की उधर की, उधर की।
तो कोर्ट को लगा कि ये जो ना ये केस बनता ही नहीं है। कोर्ट ने 265 की एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, 265 के एक्सरसाइज कर ली। अब 265 के एक्सरसाइज की 265 की क्या है कि किसी भी स्टेज पे कोर्ट को लगता है कि या एविडेंस नहीं आ रही या कोर्ट को लगता है कि इसको सजा नहीं होगी मुलजिम को, तो उसको एक्विट कर सकती है किसी भी स्टेज पे। 265 के सेशन जज के लिए है, और दूसरा आपका जो दूसरा है 249A वो मजिस्ट्रेट के लिए है। ठीक है, तो उस पे वो मैंने जज को जाके मैंने 2-4 सुनाई जज को, और मैंने कहा मैंने आपको केस ही नहीं सुनाना। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैंने कहा आप किसी कहीं पे ट्रांसफ़र कर दें, रेफ़र कर दें। और जज साहब कह रहे थे कि अब चूँकि चार्ज फ्रेम हो गया है, तो आप हाई कोर्ट चले जाएँ, वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लें। उसके बाद फिर बीबी को मैंने कहा कि अब हाई कोर्ट रेट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप रेट का खर्चा दें, फिर हम आगे केस ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। और उसके बाद फिर बीबी आई नहीं है। तो ये स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि ना कोर्ट ने चालान देखना है, ना कोर्ट ने आपका ये दूसरा देखना है, मतलब चालान देखना है, ना एफआईआर देखना है, ना ही उसने देना है। कोर्ट ने सिर्फ को अक्यूज की क्रिमिनल लायबिलिटी देखनी है कि वो क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने अपना काम करना है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी जी का? सर। सर ये अब 376 की अगर बात छिड़ी गई है तो सर ये जो मेडिकल रिपोर्ट होती है तो सर इसके कुछ चांसेस होते हैं कि वो जो जिधर से मेडिकल रिपोर्ट भेजते हैं ये चेक करने के लिए कि उधर से वो मेडिकल रिपोर्ट तब्दील जा सके। इस पे ना कल भी हमने पढ़ा था, इसको ना प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होता है कि वो जो रिपोर्ट आ गई तो वो सही समझी जाएगी। जी सर, वो तो ठीक समझी जाएगी, लेकिन सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में उधर ये सब कुछ ऐसे। चलता है सर, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, हाँ, लेकिन सच, केस था। हाँ जी, एज सच जी अभी तक कोई सुना नहीं है। सर इधर एक केस था 376 का। तो मैं तो उस केस से अच्छी तरह से वाकिफ था, तो मुझे तो कंफर्म था कि ये पॉजिटिव ही रिपोर्ट आएगी। लेकिन जब सर रिपोर्ट वो मेडिकल की नेगेटिव आई तो तब मैं सर हैरान हुआ कि यार देख लो पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। बस फिर देख लो, देख लो। चलें जी, अभी 10 मिनट रहते हैं मीटिंग को। अभी हमारा एक आर्टिकल हुआ है, ठीक हो गया। आगे है जी 39। जी ठीक। 39 ये कहता है कि कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी पुलिस नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। वही 38 की आगे फर्दरेंस 39 है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो पुलिस को बयान देगी को मतलब मुलजिम जो पुलिस को बयान देगा उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो कोई जाके मजिस्ट्रेट को कोई बयान देता है, ठीक है, तो हाँ उसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम जो भी मामला होते हैं तो हम जाके कहते हैं कोई एफआईआर होगी या कोई भी बयान करवाना है तो हम मजिस्ट्रेट से करवाते हैं। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से वो बयान करवाते हैं, वो आपके माने जाते हैं। बाकी पुलिस के आगे कोई बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। कहता है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 40, ये 10 नहीं है, 40 है। ठीक है, ये 40 जो है 39 की एक्सेप्शन है। ठीक है, 39 की एक्सेप्शन है 40। अब कहता है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वायलेस्ट इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर no confession made by any person while he is in custody of a police officer unless he is in the immediate presence of magistrate shall be proved as against him। अब यहाँ पे इसको ऐसे आप पढ़ें, ठीक है, अनलेस को ये बाद में पढ़ा है, अनलेस टू मजिस्ट्रेट, यहाँ तक आपने इसको ऐसे पढ़ना है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। अब वो सिंपली वही बात आ गई है कि जो आपने कन्फेशन किया है पुलिस के आगे उसकी उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर वो बयान किया जाता है मजिस्ट्रेट के आगे उसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये समझ कोई?
आगे है जी एक्सप्लेनेशन में कहता है कि मजिस्ट्रेट से मुराद वही मजिस्ट्रेट होगा जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट नहीं हो गए। अब ये जो हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं वो है 1898 की, 1898 की। इससे पहले जो सीआरपीसी थी वो 1872 की थी, ठीक है, 1882 की थी और 1861 की थी। 1861 और 1872 में जो सीआरपीसी थी उसमें जो मजिस्ट्रेट थे, कुछ मजिस्ट्रेट थे एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट और कुछ थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट आजकल ये आपके बने हुए हैं डीसी डी मतलब आरओ जो है मतलब जिसको कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर और कमिश्नर वगैरह, ये बन गए हैं। और दूसरे मजिस्ट्रेट इधर हैं जो जुडिशियल का काम करते हैं। पहले एक ही मजिस्ट्रेट होता था, वो आपका रेवेन्यू के मामला भी वही संभालता था और जुडिशियल मामला भी वही संभालता था। अब एक्सप्लेनेशन में ये वही बात कर रहा है कि जो बयान दिए जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, उनको प्रूव किया जाएगा। ठीक हो गया। आगे है जी आर्टिकल 30 आपको मतलब पीछे कोई 37 8 और 9 और 40 तक कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो किसी का भी। नो सर। चलें जी 40 हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव्ड। अब कितनी हद तक इंफॉर्मेशन जो मतलब प्रूव की जा सकती है। अब ये पीछे हमने पढ़ा ना 38 39 के एक्यूज को जो भी एविडेंस दी जाएगी उसको हम प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन 40 में कहा गया कि कोई कुछ हद तक हम उसकी जो पुलिस मुल्ज़िम बयान देगा उसको हम प्रूव कर सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशन है वो आप इधर अब डिस्कस कर लेते हैं। कहता है व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड to as discovered in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of police officers, so much of such person information, whether it amount to confession or not, relate to distinctly to the fact thereby discovered। ठीक है, ये चीज है, ये आपकी लाइन है पढ़ने वाली। ठीक है, आप ना बेयर एक्ट पे भी इस तरह आप मतलब अंडरलाइन करें, हाईलाइटर इस्तेमाल करें कि ये चीज है। आपने जो पेपर देना होता है ना उसमें भी आपने लीगल वर्ड इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, लीगल वर्ड जैसे सफिशिएंट काज, रीजन और रीजनेबल काज या शैल में प्रोवाइडेड। ठीक है, ये इस तरह के लीगल वर्डिंग इस्तेमाल करनी है, अपनी वर्डिंग में इस्तेमाल नहीं करनी। लीगल वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन जाता है। यहाँ पे यही चीज़ है कि उतनी हद तक इंफॉर्मेशन हम प्रूव किया जाएगा जो उतनी हद तक वो डिस्टिंक्टली टू फैक्ट देयर बाय डिस्कवर, अगर उससे कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है तो। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से मुराद आपका वही आ जाता है कि आपका कोई मतलब रिकवरी के बारे में कह देना कि न्यू फैक्ट डिस्कवर करना। ठीक है, न्यू फैक्ट डिस्कवर करना मतलब उसमें रिकवरी भी आ जाता है या बाकी मामलात होते हैं। ठीक हो गया, तो उतनी हद तक प्रूव किया जाएगा। इसके जो 40 सेक्शन 40 है इसके एसेंशियल्स हैं। कितनी एसेंशियल हैं? 3 एसेंशियल्स हैं उसमें। एसेंशियल 40 का एसेंशियल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अक्यूज्ड लेड टू डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट। जो इंफॉर्मेशन देगा मुल्जिम वो किसी फैक्ट के बारे में हो। ठीक हो गया, दैट द फैक्ट वाज अननोन टू पुलिस एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय अक्यूज्ड। अब जो फैक्ट बताएगा पुलिस को वो फैक्ट न्यू हो और वो पहले पुलिस को पता भी ना हो। ठीक हो गया, एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट मस्ट रिलेट टू दी कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड कैन नॉट विद कनेक्ट विद क्राइम। ठीक हो गया, अब वो जो नया फैक्ट होगा वो भी ऑफेंस से रिलेटेड हो। इसके 3 एसेंशियल हैं। पहला एसेंशियल ये है कि आपका जो मतलब कोई पॉइंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्कवर कर रहा है, न्यू फैक्ट को डिस्कवर कर रहा हो और वो न्यू फैक्ट पुलिस को पहले पता ना हो। ठीक हो गया, और उसके अलावा जो तीसरा वो बता रहे हैं कि वही फैक्ट आपका ऑफेंस से रिलेटेड हो, देन उस फैक्ट को प्रूव किया जाएगा। जैसे कि मुल्जिम कस्टडी में होता है, पुलिस की कस्टडी में होता है और कहता है कि जी मैंने असला फलां जगह पे रखा है। ठीक है, मैंने असला फलां जगह पे रखा हुआ है, फलां जगह पे रखा हुआ है।
ठीक है, तो ये असला ये रिकवरी के हद तक उसको प्रूव किया जाएगा, तो हाँ जी वो बताया जाएगा कि कहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो असला मिल जाता है, तो ये भी उसका इस फैक्ट को भी प्रूव किया जाएगा। हाँ जी, सेक्शन 40 आइए, कोई समझ आपको? जी सर। क्या समझ आई है मुजम्मिल साहब? सर इसमें कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें अगर कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है तो और वो ऑफेंस के रिलेटेड हो हाँ जी, हाँ जी, और उसको उसको प्रूव किया जाएगा। ठीक है, जी सर। उसको प्रूव किया ठीक जाएगा। है। हाँ जी, राय उस्मान, आवाज आ रही है आपको? राय उस्मान, राय उस्मान, आवाज आ सर रही है इसमें आपको? बेसिकली जो पॉइंटेशन पे जो चीज आपकी रिकवर होती है। हाँ जी, बिल्कुल वही चीज़ है, वही चीज़ है मैडम। ये बासित अहमद, बासित अहमद, आवाज आ रही है आपको? जी सर। क्या कहता है आर्टिकल 40? सर आर्टिकल 40 यही कहता है कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन जिस चीज के बारे में आप दे रहे हो, तो वो जो है ना, मतलब आप जो बात कह रहे हो, फॉर एग्जांपल के मतलब एक असला है या एक चीज है जो कि मैं ऑफेंस करके यहाँ पे मैंने छोड़ी थी, यहाँ पे छुपाई थी, तो उसी हद तक उससे वो इन्फॉर्मेशन ली जाए और वही इन्फॉर्मेशन जो है ना, मतलब फिर सर्कमस्टांसेस से साबित भी हो कि मतलब वो चीज वहां से रिकवर हो चुकी हो। ठीक है, ये मैडम दुआ साहिर साहबा, ये क्या कहता है 39 क्या कहती है? मैडम दुआ साहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम, कहाँ पे गायब थी आप? सर यही हूँ, खाना बना रही थी और साथ में आपका लेक्चर भी सुन रही हूँ। अच्छा, क्या कहता है 39? Sir, 39 talks about the extrajudicial confession. It says that extrajudicial confession is